Students, today we'll discuss the topic that is crystal field splitting energy. But beta, before this topic, just see the previous topic of crystal field theory, in which I have discussed the, you can say, the complete theoretical part of the crystal field theory. Because beta, अगर आपको theory clear नहीं होगी, then it is quite difficult to understand what is the meaning of crystal field splitting energy and on what factors it depend. मैं थोड़ा clear करूँ, आज हम study क्या करेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे. आज हमें crystal field splitting energy के factors को study करना है और इससे रिलेटेड वी हैव टू डू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बेटा हम फैक्टर्स के साथ ही करेंगे. क्लियर? सो नाउ लिसन, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? बेटा इन द लास्ट लेक्चर ऑल ऑफ यू हैव सीन दीज आर द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन. कोई भी फ्री मेटल आयन है, एनी फ्री मेटल आयन विल हैव द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स. जब बेटा लीगेंड अप्रोच करेगा, बी क्लियर, व्हेन द लीगेंड्स अप्रोचेस टुवर्ड द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, तो बेटा लीगेंड्स और इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा. रिपल्शन की वजह से एवरेज एनर्जी सभी डी ऑर्बिटल की इंक्रीज होगी. क्लियर? देखिए इतना इंक्रीज आया एनर्जी का, दिस वन इज द एनर्जी इंक्रीज्ड. अब जो डी ऑर्बिटल इन लीगेंड्स के बिल्कुल सामने आए उनमें ज़्यादा रिपल्शन होगा, उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो सामने नहीं थे, लेफ्ट राइट थे, साइड वाइज थे, उनमें रिपल्शन कम होगा तो उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी. ड्यू टू विच क्या होगा, ये जो आपके डीजेनरेट डी ऑर्बिटल हैं ये दो पार्ट में स्प्लिट होंगे, लाइक दैट दे विल स्प्लिट इनटू द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल. और अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो इस स्प्लिटिंग में जो आपके डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दीज आर कलेक्टिवली सेट टू बी टी टू जी ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी कम होगी, दे विल हैव द लेस एनर्जी. वाइल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दीज आर सेट टू बी द ई जी ऑर्बिटल्स, दे विल हैव द मोर एनर्जी. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकी एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये ऑर्बिटल इन लीगेंड्स के बिल्कुल लाइन में थे. जिस डायरेक्शन से लीगेंड आ रहा था उसी डायरेक्शन में क्या थे, आपके ये ऑर्बिटल के लोब्स थे, तो दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्सिव फोर्सेस. सो यहाँ पर हुआ क्या, जस्ट सी आउट, फ्री मेटल आयन, क्लियर, जब लीगेंड अप्रोच करेगा ड्यू टू रिपल्शंस एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये एनर्जी इक्वली इंक्रीज नहीं हुई है, ज़्यादा इंक्रीज मिला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में, ऑक्टाहेड्रल में, और लेस इंक्रीज मिला डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स में. तो ये जो आपका डी ऑर्बिटल है दो पार्ट में स्प्लिट हो गया. दिस स्प्लिटिंग इज सेड टू बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज सेड टू बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, also said to be crystal field stabilization energy, also said to be the orbital splitting energy. Clear? So definition क्या बनेगी, just see out. Definition is, it is the energy difference between the two set of orbitals formed between the two set of orbital, that is sufficient. Energy difference between the two set of orbital, but इसमें थोड़ा सा है, कौन से set of orbital वो जरूर मेंशन कीजिएगा, two set of d orbitals. और थोड़ा सा अगर और क्लियर करें, आफ्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद. अब इसमें थोड़ा मैं बता दूं आपको कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लो एनर्जी है उनको हम बोलते हैं T2G, हाई एनर्जी को हम बोलते हैं EG. बट अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जाओगे तो थोड़ा सा चेंज आता है उसमें, थोड़ा वो भी बता देता हूँ, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा. इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिटिंग थोड़ा रिवर्स होती है, टू ऑर्बिटल्स नीचे, थ्री ऑर्बिटल्स अपर साइड. नाउ दीज आर ऑल ऑफ यू नो डी एक्स स्क्वायर minus y square and dz square. These are dxy, dyz and dxz. Clear to all of you? अब इनके नेम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट. जो नेम है वो इट इज क्वाइट डिफरेंट. पीछे को जो नेम थे बेटा वो हम बोल रहे थे T2G एंड
Eg ऑर्बिटल्स. नाउ दीज आर नेम्ड एज, अब इनको मैं सिर्फ E ऑर्बिटल्स कहूंगा, एंड दीज आर T2 ऑर्बिटल्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, इट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, बिल्कुल रिवर्स है जो आपने वहां पे किया था स्प्लिटिंग का ऑर्डर. अब यहां पे मैं थोड़ा और एक चीज आपको बताऊंगा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की है उसे डेल्टा O से डिनोट करते हैं, टेट्राहेड्रल में डेल्टा T से डिनोट करते हैं, और ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है. उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल में जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल जस्ट यू कैन से ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में, बट यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल में कोई भी ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन से लीगेंड आ रहा है उस डायरेक्शन में नहीं है, दे आर साइड वाइज. तो साइड वाइज की वजह से क्या है कि रिपल्शन तो हो रहे बट कम रिपल्शन हो रहे, तो ये जो आपका एनर्जी आएगा ये कम आएगा एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, ये ध्यान रखना है. बट इनके अंदर भी ज्यादा रिपल्शन किसको मिलेगा, T2 ऑर्बिटल्स को, कम रिपल्शन किसको मिलेगा, E ऑर्बिटल्स को. नेमिंग में ध्यान रखना है, G यहाँ पे हट गया है. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. इट इज द एनर्जी बिटवीन द D ऑर्बिटल्स after the crystal field splitting, also said to be the orbital splitting energy और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. अब क्वेश्चन राइज होता है हम इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतना ही आपका जो क्रिस्टल होगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो उतना ही स्टेबिलिटी को गेन करता है. तो इट इज सेड टू बी द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आल्सो. क्लियर, बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना, जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उतना ही आपका जो क्रिस्टल है वो टुवर्ड स्टेबलाइजेशन जाएगा. देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. नाउ अब अगर सिंबल के बारे में डिस्कस करें, सो बेटा डेल्टा O ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और डेल्टा T जो है it is the crystal field splitting in tetrahedral complexes. So now let us start the today's topic. आज जो हमें करना है बेसिकली we'll start with the factors affecting the crystal field splitting energy और उससे related problems. So factors affecting क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर हम स्टडी करेंगे, क्लियर, फर्स्ट विल स्टडी इज द नेचर ऑफ लीगेंड. नेचर ऑफ लीगेंड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो बेटा ऑल ऑफ यू नो कि जो लीगेंड है, लीगेंड विल हैव द इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इट विल इंटरैक्ट विद द मेटल आयन. वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है. ठीक है. और एक चीज, जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा, ये भी ध्यान रखिए, आई विल राइट हियर, मोर इज द इंटरैक्शन मोर इज द डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. तो थोड़ा सा कंसेप्ट हुआ कि भाई जो आपका लीगेंड है और मेटल आयन है उनमें जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी. इस पॉइंट को फोकस करना है. तो अब हमारे पास देयर आर लीगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स. जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स हैं दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग फील्ड. जैसे मैं आपको कहूं Cn नेगेटिव ले लीजिए या कार्बोनाइल ले लीजिए, इनकी फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन किसके बीच में, बिटवीन देम एंड मेटल आयन. इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा एंड देयरफॉर मोर इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ऑन द अदर साइड अगर हम कहें जो हमारे वीक लिगेंड्स हैं, दीज वीक लिगेंड्स दे विल हैव द वीक फील्ड, जस्ट लाइक Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, दीज लिगेंड्स आई कैन से. सो वीक फील्ड होगी, सो दे विल हैव द, आई विल राइट वीक इंटरैक्शंस
between them and metal ions, और बेटा इंटरेक्शन वीक होगा, देन ऑब्वियसली लेस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो नेचर ऑफ लिगेंड में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो नेचर की फील्ड है उस फील्ड से आपको स्प्लिटिंग एनर्जी का जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल आई राइट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड ऑफ लिगेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इलेक्ट्रॉन की जो फील्ड है वो ज़्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी, देन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर जस्ट वी नो कि हमने एक ऑर्डर भी तैयार किया था जिसमें हमने लिगेंड्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड। देखिए हम इनको लिगेंड्स को अरेंज करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर किसी लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो तभी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। सो यहाँ पर हमने एक ऑर्डर तैयार किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो ऑर्डर को ध्यान से देखिए, वही ऑर्डर है जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किया था, ठीक है। आई विल राइट अगेन, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। आई विल राइट I नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 negative, then we are having NO3 negative, then we are having F negative, then urea, after urea beta OH negative, after OH negative oxalate -2, after oxalate we are having O2 negative, then we are having aqua और water भी इसको बोल सकते हैं, after that NCS, after NCS EDTA -4, then we are having pyridine whose field strength is equal to that of the ammonia, then we are having ethylene diamine, then we are having DIPY, it stands for dipyridyl, then we are having orthophenanthroline, और लास्ट में बेटा वी आर हैविंग NO2 नेगेटिव, देन CN नेगेटिव और लास्ट में कार्बोनाइल। सो ये जो ऑर्डर है ये इनका इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो अगर फील्ड स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होगी देन ऑब्वियसली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दिस इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर? एंड दिस सीरीज इज सेड टू बी द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जो बेटा यहां लास्ट में आपके एलिमेंट्स हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और जो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स हैं दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स। चलिए नाउ अब स्टडी करते हैं। वी आर हैविंग वन क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन आपसे डिस्कस है, क्वेश्चन बहुत बिल्कुल है, विच हैज, क्वेश्चन मैंने कहा था साथ के साथ करेंगे, which has more crystal field splitting energy. So let us see the part number 1. फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है K4FeCN6 वर्सेस हमें चूज करना है K4FeNO36, K4FeNO36। अब अगर इसमें चूज करना है तो किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ये जो Cn नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और NO3 जो है वो आपका वीक लिगेंड है। सीरीज में बाद में कौन है, Cn नेगेटिव, पहले कौन है, NO3 नेगेटिव। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड इट विल हैव द मोर डेल्टा, और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम लिखेंगे O, क्योंकि मैंने बताया था जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में करो तो डेल्टा O, टेट्राहेड्रल में तो डेल्टा T। सो मोर डेल्टा O इट विल हैव द लेस डेल्टा O। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो चलिए नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस।
द सेकेंड पार्ट इज FeF6 3 नेगेटिव, FeF6 3 नेगेटिव वर्सेस FeCl6 3 नेगेटिव। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये बेटा क्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन, तो ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ किसकी है? F नेगेटिव की। सो इट विल हैव द मोर डेल्टा नॉट एंड इट विल हैव द लेस डेल्टा नॉट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? F नेगेटिव, ड्यू टू विच इट हैज़ मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पहला फैक्टर बिल्कुल क्लियर है आपका, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है, जिसमें आपको ध्यान रखना है जितनी ज़्यादा आपकी लिगेंड की फील्ड होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नाउ द सेकेंड फैक्टर जो है स्टडी कर रहे हैं, लिख भी देते हैं जो फर्स्ट फैक्टर हमने स्टडी किया था। फर्स्ट फैक्टर वी हैव स्टडीड नेचर ऑफ लिगेंड, दैट इज अ इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद सेकेंड फैक्टर हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, और यू कैन से चार्ज ऑन मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑन मेटल आयन, दिस इज द सेकेंड फैक्टर। ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑन मेटल आयन। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर चार्ज ज्यादा होगा, देखिए इफ मोर इज द चार्ज, एक मैं लेता हूं बेटा M2 पॉजिटिव, एक मैं लेता हूं M3 पॉजिटिव, और इनको इंटरेक्ट करना है लिगेंड से, L फॉर लिगेंड्स। तो ज्यादा इंटरेक्शन मुझे किस में मिलेगा? जिसमें चार्जेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सो इट विल हैव द लेस दिस विल हैव द लेस इंटरेक्शन, और इसमें क्या होगा? मोर इंटरेक्शन। सो क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, मेटल लिगेंड के बीच में जो फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल आयन के ऊपर वो उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा लिगेंड से, और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बेटा शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें, आई विल सिंपली राइट इफ मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और charge on metal ion, then more or strong, you can see strong are the interactions between metal ion and ligands, उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा इंटरेक्शन होंगे उतनी ज़्यादा मोर विल बी द डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पिछले फैक्टर में भी हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन ऑन लिगेंड। जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी। सिंपल लॉजिक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं डेल्टा के, यहाँ पर भी लिख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। चलिए वी आर हैविंग द एग्जाम्पल हेयर आल्सो। क्वेश्चन करते हैं कि किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। COH2O6 2 positive, and on the other side I'll take COH2O6 3 positive। अब ये देखिए क्या हम पहले वाला फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं नेचर ऑफ लिगेंड वाला? नहीं कर सकते क्योंकि लिगेंड दोनों में सेम है। फिर हमें सेकंड फैक्टर यहाँ कोबाल्ट की स्टेट निकालते हैं, तो लेट x + 6 × 0 = +2। सो यहाँ पर जो कोबाल्ट की स्टेट आई वो +3 आई, सॉरी इक्वल टू +2, ये +2 आएगी बेटा, ठीक है। यहाँ पर x + 6 × 0 = +3, तो यहाँ कोबाल्ट की स्टेट क्या आ गई? +3 आ गई। अब ये कोबाल्ट +3 जो है CO +3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, विल शो stronger interactions with ligands than CO +2, क्लियर। और इसी को हमने एक्सप्लेन किया था इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। सो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्लियर आंसर आपको करना है। देखिए
Now COH2O6, it has more crystal field splitting energy because of, I will write, more oxidation state of cobalt. क्लियर, बिल्कुल इजी. बट ये ध्यान रखिए, सबसे पहले यू हैव टू सी द नेचर ऑफ लिगेंड, उसके बाद इस पॉइंट पे आना है. सो इस कैटेगरी में एक और एग्जांपल है हमारे पास, K4 FeCN6 वर्सेस K3 FeCN6. अब यहां पर भी देखिए बेटा, आपके लिगेंड सेम है तो हम नेचर ऑफ लिगेंड पे तो अप्लाई करेंगे नहीं. स्टेट निकालिए आयरन की, यहां पर 4 + x - 6 = 0, तो x = +2, यानी Fe+2 स्टेट में है. यहां पे 3 + x - 6 = 0, x = +3, Fe यहां पे +3 स्टेट में है. सो क्योंकि Fe की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, सो इट विल हैव मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा नो लिख सकते हो बिकॉज ऑफ मोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. सो बेटा ये हमने स्टडी किया सेकंड फैक्टर, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑन मेटल आयन. अब थर्ड स्टडी करते हैं, साइज ऑफ मेटल आयन. थर्ड आई विल राइट हियर, थर्ड इज साइज ऑफ मेटल आयन, थर्ड फैक्टर. सो यहां पर लिखते हैं इसके बाद, थर्ड फैक्टर इज साइज ऑफ मेटल आयन. चलिए इस चीज को समझते हैं, बिल्कुल क्लियर. जैसे बिल्कुल क्लियर ध्यान करना है, एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस, जैसे जैसे मेटल आयन का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और यू कैन से पर्टिकुलरली ऐसे करते हैं, इफ मोर इज द साइज ऑफ मेटल आयन, मोर विल बी द interactions between metal ion and ligands, and more will be the crystal field splitting energy. तो इस फैक्टर को भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिख सकते हैं. और इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि नॉर्मली जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डी ब्लॉक एलिमेंट उनको बनाता है, तो 3D सीरीज से जब आप 4D सीरीज पे जाओगे, 5D पे जाओगे, तो मेटल आयन का साइज इंक्रीज होगा. फ्रॉम 3D टू 4D टू 5D क्या हो रहा है, साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस. सो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है दैट आल्सो इंक्रीजेस. अगर हम मेटल आयन 3D से 4D का यूज करेंगे, 4D से 5D का यूज करेंगे. चलिए तो एक इसका एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं. The example is ZnNH3 6 2 positive, ZnNH3 6 2 positive, और इसके अगेंस्ट जो एग्जाम्पल लेते हैं, कैडमियम CdNH3 6 2 positive. चलिए पहले अप्लाई करते हैं अपने पहले वाले फैक्टर. देखो बेटा, नेचर ऑफ लिगेंड वी कैन नॉट अप्लाई क्योंकि लिगेंड सेम है. ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम आएगी, चेक कर लीजिए, ठीक है. x + 6 × 0 = +2, तो x = +2, यानी जिंक +2 स्टेट में है. यहां पर कैडमियम की निकालिए, x + 6 × 0 = +2, तो x = +2, तो यहां पर कैडमियम भी +2 स्टेट में है, यानी ये फैक्टर भी नहीं लगने वाला है. अब कौन सा है, साइज ऑफ मेटल आयन. सो ये ग्रुप आपको पता होगा, जिंक कैडमियम मरकरी, तो Zn+2 Cd+2, क्लियर. सिमिलरली Hg+2. डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज होता है, तो Zn+2 से बड़ा साइज Cd+2 और उससे बड़ा साइज Hg+2. तो जिंक और कैडमियम के केस में अब ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी मिलेगी, कैडमियम कॉम्प्लेक्स. इट हैज मोर डेल्टा नॉट बिकॉज ऑफ मोर साइज ऑफ Cd2 पॉजिटिव देन Zn2 पॉजिटिव. तो काम ऑर्डर में ही करना है, ये ध्यान रखिएगा. ऑर्डर को चेंज करोगे तो आंसर में प्रॉब्लम आएगी, वैसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स. नाउ द लास्ट फैक्टर दैट वी विल डिस्कस
is the geometry of coordination entity. I'll write here geometry of coordination entity. Last factor, geometry of coordination entity. तो ज्योमेट्री में आपको पता है बेसिकली जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में निकालते हैं. सो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो ऑक्टाहेड्रल की है वो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होती है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड व्हाट विल आई से, इसमें जो रिलेशन है डेल्टा टी is equal to 4/9 delta naught. This can also be written as delta naught is equal to 9/4 delta t. So यहाँ से clearly visible है कि जो crystal field splitting energy octahedral complexes है it is more than double that of tetrahedral complexes. तो इसका रीज़न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रीज़न अभी भी फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, ऑक्टाहेड्रल में आपके 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स. टेट्राहेड्रल हैव द 4 लिगेंड्स, ऑक्टाहेड्रल हैव 6 लिगेंड्स. तो कौन ज़्यादा आपको रिपल्सिव फोर्सेस देगा? जितने ज़्यादा लिगेंड उतनी ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस. सो पॉइंट नंबर 1, इन ऑक्टाहेड्रल repulsive forces are more due to more number of ligands. और सेकंड, मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी जो आपका दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट विल आई से, कोई भी डी ऑर्बिटल लिगेंड्स के बिल्कुल सामने नहीं है, डजंट इन द लाइन ऑफ द लिगेंड्स, वो लिगेंड के साइड वाइज है. ठीक है. सो व्हाट विल आई राइट इन द सेकंड, no d orbital comes directly in the line from where the ligand approaches. So ये काफी बार आ चुका है, अब तक तो आपको क्लियर भी हो गया होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है इस पे. The question is now well clear. Zn NH3 6 2 positive, Zn NH3 4 2 पॉजिटिव. ये बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. चलिए अब स्टार्टिंग से करते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड की बात करते हैं. तो नेचर ऑफ लिगेंड सेम है, नहीं लगा. ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +2 आएगी, यहाँ पर भी जिंक में +2 है और यहाँ पर भी जिंक में +2 है, ये फैक्टर भी नहीं लगा. साइज ऑफ मेटल आयन की बात कीजिए तो दोनों जो मेटल आयन है वो कौन से हैं आपके, Zn2 पॉजिटिव, सेम मेटल आयन है, साइज वाला इशू भी नहीं. अब बात आता है ज्योमेट्री का. यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. सो वी नो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी. क्लियर. देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव द मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो बेटा ये हमने स्टडी किया अभी जो आज था. दिस इज द लेक्चर नंबर यू कैन से सेकंड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने स्टडी किया कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, एंड वी हैव डन द कंसेप्चुअल क्वेश्चन साइड वाइज. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. दैट्स ऑल.